ठीक है, सो टुडे इज अ न्यू टॉपिक ऑन एनवायरनमेंट. So in UPSC, it is important for both prelims and mains. So what all will be covered? Like in prelims, इसकी जो वेटेज रहती है आपकी वो वेरी करेगी आपकी 15 से 20 क्वेश्चंस तक. ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहेगा ये. 2 नंबर का एक रहता है. तो अराउंड आप कह सकते हैं कि अगर ब्रॉड रेंज लेके चले तो 25 से 40 तक का रहता है इसमें. ठीक है, फिर मेंस की बात करें तो वहां पे आपको पता ही है एक क्वेश्चन आता है 10, मतलब 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है. एक टाइप का होता है 10 मार्कर 150 वर्ड्स और 20 मार्कर 15 मार्कर 250 वर्ड्स. 20 तो ऑप्शनल में आता है. ठीक है, 150 एंड 250 वर्ड्स. तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. ठीक है, 4 क्वेश्चंस या तो 10 10 नंबर में, और 10 में पूछ सकता है 2 या 1, और बाकी 15 मार्कर में 2 या 1. पहले क्या होता था, पहले 12.5 के होते थे, तो 12.5 के 20 सवाल होते थे. ठीक, कोई ऐसा बाइफरकेशन नहीं था. अब क्या है, बाइफरकेशन होने लग गया है 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर. तो ये आपका वेटेज रहेगा 4 into 15. टोटल तो नहीं होगा, 15 के 3 आ सकते हैं, एक 10 का आ सकता है, या 2 10 के, 2 15 के, इस तरह से. बाकी इसमें आपका करंट अफेयर्स का बहुत रोल रहेगा कि करंट अफेयर में जो न्यूज़ चलती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो वो आपको इसमें हम साइमल्टेनियसली इसको सप्लीमेंट करते रहेंगे. ठीक, कोई करंट अफेयर्स में अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो आपको उससे नोट डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, प्रीलिम्स के अलग कॉपी बनाओ एक. ठीक है, रजिस्टर बना लो प्रीलिम्स का और उसमें एंट्री करते रहो कम से कम आपको, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सवाल आता है एनवायरनमेंट के. न्यूज में कोई पक्षी मिल गया, कोई स्पीशीज मिल गया. ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा अपोलो बटरफ्लाई न्यूज में है. ठीक है, अपोलो बटरफ्लाई हो गई, बांदीपुर नेशनल पार्क, इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं आपके अलग टाइप के. ठीक है, नाम आते हैं स्पीशीज के, पूछ लेगा कहाँ मिलता है ये. ठीक है, स्पीशीज हो गए, सब करंट अफेयर्स में आते रहते हैं. तो अराउंड आपको कम से कम जिस साल आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उससे 1.5 साल का आपको आना चाहिए. तो अगर आपका अटेम्प्ट सपोज है मई 25 में, क्योंकि मई में होता है एग्जाम, तो आपको कम से कम जनवरी 2024 से और मई दो मई 1 तक या अप्रैल 30 तक आपको करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते आप. पिछली बार भी जो क्वेश्चन आए प्री में 2023 में, वो भी हिंदू से आए हैं, एनवायरमेंट के. ठीक है, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो जनवरी से अगर आपका बहुत अच्छी कैपेसिटी है तो आप इसको पीछे भी घसीट सकते हैं, मई 2023 से और मई और अप्रैल एंड 25 तक 2 साल का करके जा सकते हैं. कंपाइलेशन मतलब हिंदू तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. फिर कंपाइलेशन से नहीं होगा कि विजन की उठा के हो गई या इनसाइड की देख ली, वो लोग करते हैं लेकिन इतना डिटेल में भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अगर मोटी बना देंगे तो कोई खरीदेगा नहीं उनका माल. तो वो एक सेट ऑफ पेजेस का ही बनाते हैं, लेकिन कुछ में बारीकियां रहती हैं, वो आप अगर पढ़ रहे हैं तो जो नोट डाउन करते रहिए. और मेंस का भी कोई टॉपिक आएगा अभी बता दूंगा किस तरह से रहेगा अभी, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो पता रहना चाहिए ना पहले. पता तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है हमारा नंबर पाना, और कितने नंबरों का आता है ये जरूरी है, फिर तो जाएंगे कि क्या क्या है उसमें. और मेंस के लिए आप क्या करो, A4 शीट बना लो. ठीक है, A4 शीट वही प्रिंट वाली, फोटोस्टेट वाली. तो उसमें क्या होता है कि A4 में फायदा क्या है, जैसे अब आप पढ़ रहे हैं, आज क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो सपोज फरवरी 2023
24 में कोई आई खबर, आज आज है 23 फरवरी, एनवायरनमेंट का कोई आर्टिकल आ गया, तो उसमें क्या फायदा रहेगा आपको कि सपोज वही आर्टिकल से रिलेटेड न्यूज आ गई, सपोज आप पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज का बहुत आ रहा है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, एनवायरनमेंट में बर्फ नहीं पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, और या आप देखते हैं ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग का आ रहा है, कोई रिपोर्ट वगैरह आ जाती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे 23 फरवरी को 2024 को आया है कोई आर्टिकल, तो अगर मैंने इसका बना लिया A4 शीट पर, तो इसका क्या फायदा है, सपोज अब मेरा कोई आर्टिकल आ रहा है अगस्त में, August 23, 2024, और सिमिलर है आर्टिकल, आपको पता चल जाएगा, अगर आप अच्छे से नोट बना रहे हैं तो आप इसको यहाँ अटैच कर सकते हैं A4 में, ठीक है, इसके साथ अपना एक जगह आपका बनता रहेगा मटेरियल, और कल को आपने कुछ पढ़ा मेन से रिलेटेड अच्छा कंटेंट, या किसी कंपाइल विजन का पढ़ा, तो उसकी फोटोकॉपी या उसका भी उससे नोट कर लिया इधर की तरफ, ठीक है, इसमें नोट करके लिख लिया या अटैच कर सकते हैं, मतलब रजिस्टर में क्या घाटा है कि रजिस्टर लिखते रहोगे, सब बनाते हो क्लास में, तो ऐड कहाँ करोगे, पेज तो छोड़ते नहीं है वैसे, तो बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसी आप अगर फरवरी 2025 में आया कोई आर्टिकल, फरवरी 2025 में, तो A4 में क्या फायदा रहेगा, हम इसे यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहीं पे तो हमारे कितने आर्टिकल्स हो गए, फरवरी 24 का, अगस्त का, फरवरी 2025 का भी आ गया, तो ये हमें, क्योंकि ये जो एग्जाम है, चाहे आप PCS के लिए भी जाओ, जो मैं हमेशा कहता हूँ PCS में भी वही बैठते हैं जो UPSC में फेल फेल तो नहीं कहेंगे, सक्सीड नहीं कर पाए वो लोग, तो वो भी यहीं बैठ रहे हैं, तो हमें उसके लिए कंटेंट एक जगह होना चाहिए हमारा, तभी हमें रिवीजन में आसानी रहती है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको एक दिन में रिवाइज करना पड़ता है सारा एनवायरनमेंट, एक दिन में सारी इकोनॉमी रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, जैसे एग्जाम से पहले आप करते हो अपने सब्जेक्ट, यहाँ तो लगातार हो रहे हैं, जैसे स्कूल में हुआ करते थे कि छुट्टी अब तो मिलने लगी, पहले छुट्टियां भी नहीं होती थी, या जो आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या इंटरनल्स हो रहे हैं, छुट्टी क्या मिलती है उसमें, एक दिन में दो पेपर रिवाइज करने पड़ते हैं, तो इस तरह से आपको, तो वो वही कर पाते हैं, इसका नोट एक जगह बना रहता है, ठीक है ना, हमें फिजिबिलिटी देखनी है, ना कि हमें कंटेंट को भरमार करनी है उसकी, तो ये बहुत जरूरी है अगर एग्जाम ओरिएंटेड जा रहे हैं, तो ये सब काम करेंगे करंट से रिलेटेड, इससे कि, और फिर एक बुक तो आप पढ़ोगे सप्लीमेंट, ठीक है, मटेरियल आपको मिलेगा कोचिंग का, बाकी शंकर की तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, शंकर IAS की बुक है स्टैंडर्ड, वो आप ले सकते हो, NCERT पढ़ेंगे क्लास 12th की, पीछे की बायोलॉजी की, वहां पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट का, बहुत प्यार से दे रखा है, कोई और किताब नहीं पढ़नी है आपको, अगर इससे होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये अब तभी UPSC का प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट से बड़ा टफ आता है थोड़ा सा, क्योंकि पक्षी वक्षी पूछते हैं, बच्चों को हवा ही नहीं लगती क्या पूछ रहा, क्योंकि हम पढ़ते नहीं उसे ध्यान से न्यूज़पेपर को, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पूछ देगा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर नेचुरल रिसोर्सेज की, उसकी सब ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेगा, तो फिर हमें नहीं हवा लगती, कोई रिपोर्ट का नाम पूछ लेगा, कोई फैक्ट पूछ लेगा तगड़ा सा, ठीक है ना, ऑर्डर वॉर्डर, तो ये बड़ा हमें बहुत एनवायरनमेंट का फिर छोड़ना पड़ता है हमें सवाल, इसमें ऐसा भी नहीं तुक्का मार दोगे, क्योंकि अब तो क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे ओनली वन ओनली टू, ठीक है, तो नेशनल पार्क पूछ लेगा किसी समय, वो भी आपको हम बता ही देंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे लोकेशन है उसकी, ठीक है, वैसे फकोई नेशनल पार्क पूछा था कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2019 में, अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे फैक्ट आ रही है, अब फैक्ट तो या तो सही होता है गलत होता है, फैक्ट में तुक्का भी नहीं चलता, किले मार दे, या मारोगे तो गलत ही होता है मोस्ट ऑफ चांसेस, तो ये आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, बुक मैंने आपको बता दी, और स्टैंडर्ड मटेरियल जो है, बाकी ये करंट के तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है अपडेटेड टॉपिक है, ये नहीं पूछता एयर पोल्यूशन बताओ, वाटर पोल्यूशन बताओ, कुछ नहीं आने का ये, क्योंकि ये कोई 12th क्लास का तो एग्जाम है नहीं, ठीक है, वो एनालिटिकल पूछेगा कि ऐसे बर्फ पिघल रही है और ये रिपोर्ट आई है, आई गर्म इतना हो रहा है वातावरण, तो इसके लिए क्या सजेशन सजेस्ट करो, आप कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है, ये सब रहेगा, तो ये हम तो इस तरह से आपको करेगा, जो करंट अफेयर का जो जब तक चलेगा चाहिए टॉपिक, उस तक हम उसमें ऐड कर लेंगे, मतलब मैं आपको ऐड करा दूंगा, जैसे आज शुरू हुआ तो आज बीच में जो न्यूज आएगी, जो वीक में आपकी क्लास होगी, उसमें हम ऐड कर लेंगे, जो टॉपिक का होगा मैं बता दूंगा कि टॉपिक है इंपॉर्टेंट, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये रहेगा वो करंट का, ये बता दिया आपको मटेरियल, मेंस में क्या वेटेज है, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, ठीक है, तो अब जब हम इसकी हाँ, शंकर की पढ़ सकते हैं, शंकर है, बाकी कोचिंग से मिलेगा आपको, बाकी नोट्स देंगे हम आपको, ठीक है ना, बहुत मटेरियल है, ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है, कंटेंट एक जगह होना चाहिए, सबसे जरूरी है, ठीक है ना, उसको अपडेशन बहुत जरूरी है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको कैसे आपको यूज करना है, ठीक है ना, यूज बहुत जरूरी है, जैसे ड्राउट अगर हो रहा है तो
चक्कर क्या है इसमें, ड्राउट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ड्राउट का वातावरण से भी लिंक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ड्राउट हो रहा है ना, सूखा, बारिशें नहीं हो रही हैं। अब बारिशें क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन क्लाइमेट चेंज भी है, और मानसून कैसे बनते हैं वो ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट भी आपको इंटीग्रेटेड मैनर में देखना है, ठीक है ना, मतलब एक साथ देखना है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्या कारण हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूखा पड़ रहा है। तो ड्राउट कितने टाइप्स के हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, एग्रीकल्चरल ड्राउट, इकोलॉजिकल ड्राउट, ये सब भी हमें आना चाहिए। इसे एनसीईआरटी में दिया है। वो उसके सप्लीमेंट्स होंगे, हम बताएंगे नहीं, जो ज्योग्राफी का पार्ट होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर ज्योग्राफी में घुस जाएंगे हम, ठीक है, वो आप एनसीईआरटी से देखेंगे। तो लिंकेज में है ये सब मामला। इस तरह से आपको देखना, मानसून बन रहे हैं, हाउ मानसून इज फॉर्म, वो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। लेकिन कैसे ग्लोबल वार्मिंग या जो गर्म हो रहा है इतना वातावरण, उसकी वजह से मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, ये हमें देखना है। साइक्लोन आ तो रहे हैं, वो तो ज्योग्राफी की बात है कि साइक्लोन कैसे बनता है, लेकिन साइक्लोन ग्लोबल वार्मिंग से कैसे और ज्यादा बन रहे हैं आज की तारीख में। जैसे अरेबियन सी में पहले साइक्लोन नहीं आते थे, क्योंकि अरेबियन सी जो है वो ठंडा है और बे ऑफ बंगाल गर्म है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिपर जॉय करके आपने सुना होगा, अभी आया था गुजरात कोस्ट पे। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी गर्म हो रहा है बहुत, और जब गर्म होता है तो उसके लिए साइक्लोन बनना बड़ा आसान हो जाता है वहां पर, क्योंकि साइक्लोन को चाहिए होती है गर्म हवा, गर्म एक वाटर, ठीक है, उससे ऊपर लो प्रेशर होता है और हवा राइज करती है, गर्म हवा, तो उससे साइक्लोन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों जुड़ गए, यहाँ साइक्लोन भी जुड़ गया, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी जुड़ गई। तो इस तरह से ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी तो चला गया समय, अक्टूबर नवंबर में आपने देखा कितनी दिल्ली में धुंध रही, या स्मॉग कहते हैं उसको, ठीक है ना, फॉग प्लस स्मोक। वो नेचुरल फॉग नहीं है, वो है स्मॉग, वो है आपकी स्मॉग, SMOG, स्मॉग, ठीक है। ये होती है स्मॉग, क्या होती है, जो स्मोक है आपकी, जो इम्प्योरिटीज है एटमॉस्फेयर में, या जो डस्ट है, और जो नेचुरल जो फॉग बन रही है, वो कंबाइन हो जाती है, तो धुंध पैदा करती है, और हमें दूसरा सामने मकान में नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बहुत है दिल्ली में। अब प्रदूषण तो फैक्टर हो गया किसका, एनवायरमेंट से। लेकिन वो प्रदूषण क्यों जमीनी स्तर पे तक आ जाता है, वो है आपका ज्योग्राफी का पार्ट। क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं एल्टीट्यूड में, तो हवा क्या होती है, ठंडी होती है। नॉर्मल सी बात है ना, देहरादून से जाओ पहाड़ की तरफ, रुद्रप्रयाग ऊपर, तो आपको ठंडी लगेगी। यहाँ जबकि मौसम थोड़ा गर्म रहेगा, क्योंकि हमारा जो वो है टेम्परेचर, इन इसे बोलते हैं टेम्परेचर नॉर्मल लैप्स रेट, कि 1 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं हम, या हाइट की तरह एल्टीट्यूड, तो 6.5 डिग्री हमारा कम होता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जो धरती की जो हवा के ऊपर जो हवा है, या धरती के पास की जो हवा है, या ये आपकी अगर धरती है तो इसके पास की जो ये एयर है, ये बहुत ठंडी हो जाती है। और ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है बहुत, ठीक है, हम बोलते हैं उसे डेंस, या डेंस जो चीज होगी हमेशा नीचे की तरफ आएगी, या सब्सिडाइज करना चाहिए। तो डेंस जो हवा होती है नीचे ही रह जाती है, ये राइज ही नहीं हो पाती। और नीचे हमारा प्रदूषण ही बहुत है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत है, और आपके और इम्प्योरिटीज है, पर्टिकुलेट मैटर बहुत छोटे छोटे भी हैं वातावरण में। वो क्या करते हैं, इसके साथ घुल जाते हैं इस हवा के साथ, तो वो क्या रहते हैं, यही रहते हैं, यही रहते हैं, राइज नहीं होते वो। और उससे क्या होता है, तब आप देखते हो, जब आप अगर दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ जा रहे हैं, तो आप देखते हो कि 1 बजे धूप निकलती है वहां पे, 1 बजे जाके सब छटता है वो कोहरा। सुबह तो निकलती ही नहीं, 10 बजे आपके रिश्तेदारों को कहते हैं धूप ही नहीं निकल रही, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे निकलती, फिर 4 बजे तक निपट जाती, 2 घंटे की। क्यों हो रहा है ऐसा? तो तभी जब धूप निकल रही है, तो जो ठंडी हवा धरती की सतह के पास थी, वो फिर सनलाइट से गर्म होती है, तब वो राइज होती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। वो जब राइज होगी ऊपर, तब क्लियर होगा, तब आपको दिखेंगे आसपास के घर पर, क्योंकि अब गर्माहट आ गई है नीचे की तरफ। क्योंकि ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना है हमें, कि वार्म एयर जो है वो हमेशा राइज करती है ऐसे, और कोल्ड एयर हमेशा नीचे आती है, डेंस होती है ना, वो भारी होती है। तो जब भारी चीज होगी तो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ को आना चाहिए, और जो हल्की चीज है हमेशा ऊपर की तरफ भागना चाहिए। तभी आपके गुब्बारे में जो हवा होती है वो बहुत लाइट होती है, वो सीधा गुब्बारा ऊपर ले जा देती है ठीक है, यही कारण है, क्योंकि लाइट, ठीक है। तो इसी तरह वार्म एयर आपकी लो प्रेशर क्रिएट करती है और ऊपर राइज हो जाती है, ठीक है। ऊपर राइज होगी तो यहाँ खाली हो जाएगी जगह ना, तो हल्कापन आएगा, ठीक है, ऊपर राइज होगी तो हल्कापन आएगा। तो बस, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर किसकी वजह से, कोल्ड एयर। तो अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफी भी लगी, यहाँ पे एनवायरमेंट भी लगा, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं ज्योग्राफी का कंसेप्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन, कि अब ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, अब तो
उल्टा हो गया, ठीक है ना, नीचे ठंडा हो गया, ऊपर उसके वार्म लेयर आ गई। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, ऊपर होती है ठंडी, नीचे होती है गर्म हवा। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपका किसका, स्मॉग का। तो यहाँ हमने कंबाइन करा पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट विद द विद ज्योग्राफीज टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन घुमा के, ठीक है, क्यों हो रहा है, फिर आपको कारण बताने हैं इसमें कि किस तरह से, ये तो कारण हो गया, फिर सोल्यूशंस क्या दोगे आप, जिसमें आप सुनते हो ऑड इवन स्कीम हमने लगाई, हमने इंडस्ट्रीज को बैन करा केजरीवाल ने कुछ समय के लिए, ठीक है, फलाना बाहर से गाड़ियों को मना कर दिया आने के लिए कि डीजल रोक लग गई है, ये सब हम स्टेप्स लेते हैं सर, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया कैसे ज्योग्राफी और वो है आपका एनवायरनमेंट, कैसे करंट अफेयर भी इसमें आपका आ गया, ठीक है। करंट अफेयर ही तो अभी तो गया नवंबर दिसंबर का, खूब बात हुई थी, स्मॉग है, पराली जो जल रही है, स्टबल बर्निंग, ठीक है, सब पराली का धुआं आ रहा है जी, वो भी इसके साथ मिल रहा है। तो जो आपकी स्मॉग है उसमें स्मोक भी है, वो जो पराली वाली जल जल के आ रही है, क्योंकि हवा का मूवमेंट इस तरह से है, वो सब दिल्ली एनसीआर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द विंड की तरफ से जो ट्रांसफर होती है ना, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह, कोई लेके तो जा नहीं रहा उसको हाथ में, या थैले भर के जाओ जी उधर लेके जाते हैं। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द विंड, जो कि आपका स्टब पराली जो जल रही है, फिर धुआं ही धुआं दिख रहा है, जो आपके यहाँ से आप शुरू होता है रुड़की के बाद, और दिल्ली पूरा एनसीआर, कुंडली, हरियाणा, पानीपत, ये पूरा रीजन आता है आपका दादरी तक, ठीक है ना। तो आपको पता ही है सब, मतलब पता ना हो लेकिन सुनते तो हैं। तो ये इस तरह से आएगा, करंट का कैसे जोड़ के आएगा क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, करंट प्लस एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी। तो जहां ज्योग्राफी का कुछ आएगा अच्छा, तो वो तो थोड़ा सा बता देंगे, बाकी एनवायरनमेंट का तो रहेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम क्या क्या आपका पढ़ेंगे अब इसमें, ठीक है। तो इसमें अब आप देखोगे कि पहले तो हम पढ़े यही व्हाट इज एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट देखेंगे, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे व्हाट इज इकोलॉजी, ठीक है, मेन इकोलॉजी का ही पार्ट देखेंगे हम। इसमें हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन से होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम्स हो गए आपके। इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी आपकी इकोलॉजी में, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज जैसे, जैसे हम बताएंगे इसमें आपके इकोसिस्टम हो गया, बायोम क्या होता है, ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, फेनोलॉजी क्या होती है, फेनोलॉजी, नीश क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, ठीक है, नीश क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, ये सब आपके टर्मिनोलॉजीज हैं। क्योंकि यूपीएससी कभी कभी बहुत पूछता है, टर्मिनोलॉजी आती है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म, इस तरह से क्वेश्चन रहता है वहां पे। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे आएगा, जो टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, ये रहती है उसकी टर्मिनोलॉजी, बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म, जो भी एक्स वाई जेड। तो टर्म का क्या होता है ज्यादातर, तो क्योंकि यूपीएससी का पेपर है तो आता ही समझ, हम पढ़ते ही नहीं हो टर्म, क्वेश्चन आना ही ऐसा है, 3 सवाल आए थे पिछली बार भी, और इस साल भी आ रहे हैं 3 सवाल 24 वाले में, वो हमें आते ही नहीं पहले से, मतलब हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है वो, क्योंकि वो तो देंगे ही नहीं ना वो टर्म जो आपको पता है, वो तो वो देंगे जो आपको नहीं पता, और जो किसी को भी नहीं पता, पता होगा मतलब 100 में से 10 को। तो वो टर्म हमें कॉमन सेंस से करना होता है ऐसे क्वेश्चन, और एनवायरमेंट के 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये कोई नहीं इसे रोक सकता, अगर 2 नहीं तो एक तो आ ही रहा है 100%। ये हम कैसे बता सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर देख के बताते हैं, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट में जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे। तैयारी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें तो शायद नए बच्चे हैं, ये तैयारी आपको 10 महीने की है, बस ये तैयारी एक बार 10 महीने लग के कर दो, 12 महीने बस खत्म। वो आपको ही पता है कोई नहीं पढ़ सकता 24 महीने 2 साल, किसी के बस का नहीं है, लेकिन वो 10 महीने हमें रगड़ के पढ़ना है, तो उसमें हमें 15-16 घंटे पढ़ने हैं उसमें, फिर हमें कोई धंधा नहीं पता होना चाहिए क्या चल रहा है, तब आपका निकलेगा। या तो आप 10 महीने या 12 महीने, जो है 12 महीने 1 साल में पढ़ लो, वही 12 महीने आप तोड़ तोड़ के 2 साल में कर लो, वही 3 साल में कर लो, वही 4 साल में। जिस साल आप 10 से 12 महीने पढ़ दोगे उसी साल होगा आपका, मतलब लिस्ट में जाना होना, मतलब ये नहीं मेज कर लिया पहुंच गया वहां पे,
लिस्ट में ना बना, क्योंकि ये है फैक्ट ना, ये आप देख ही रहे हैं इतने सारे, क्योंकि ये फैक्ट है, ये हम आपको 10 से 12 महीने रगड़ के पढ़ दो, चाहे आपकी उम्र 21 साल हो, क्योंकि 21 को डिले थोड़ा करोगे तो वही पढ़ोगे अगले साल पे, अरे ये तो पढ़ा है, फिर अगले उसको बिल्ड करोगे, है ना। 22 के जब हो जाओगे फिर अगले साल जाओगे, फिर तो वो या तो एक साथ पढ़ लो, एक गो में 12 महीने में, या उसे पढ़ते रहो फिर, ठीक है, 3 साल लगाते रहो, 4 साल लगाते रहो। तो क्या होता है फिर आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाते हैं ना। एक होता है हमें रास्ता तय करना है, पता है हमारी डेस्टिनेशन ये है, हम कि पहुंच जाएंगे बस, हम पता है हम चल रहे हैं आराम आराम से, कुछ वो नहीं, तो फिर हम लेथार्जिक है, कभी भी पहुंचेंगे लेकिन बड़ी देर में पहुंचेंगे। वही आदमी वहां से वापिस आ रहा होगा, झटा हमें आस्ते हुए दिख भी जाएगा, वो कहेगा वो पहुंचे हो गया। तो जैसे वैष्णो देवी की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, डेस्टिनेशन पता है ना। तो कुछ लोग भगवान में इतने लीन होते हैं, तुरंत वो आ भी जाते हैं, हम सुना होगा 12 घंटे में ऊपर ही पहुंच गए, नीचे भी आ गया। कुछ 12 घंटे में पहुंच ही रहे हैं बस अभी, फिर वो आ रहे हैं, अगले 6 घंटे रुकेंगे, फिर आएंगे अगले 12 घंटे में। कितने लग गए उनके, 12 दूनी 12, 24 और 30 घंटे, वो 12 में निपट भी गया, घर भी पहुंच रहा होगा अगले 30 में। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल और स्ट्रगल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम तो चाहेंगे नहीं भाई हमने जो स्ट्रगल झेला, स्टूडेंट्स को स्ट्रगल हो, कि ना एक रेलेवेंट टीचर वही है जो करेक्ट बता दे आपको तुरंत। तो ये मैं कैसे बता रहा कि ऐसे सवाल आएंगे, टर्मिनोलॉजी वाले होंगे ही नहीं वो। मैं कितने पढ़ा लूं, आप किसी से ही पढ़ लो इस दुनिया में जाके, इस भारत में, वो होने ही नहीं है, ठीक है। वो तभी होंगे, वो अभी कॉमन सेंस से होंगे बस, कि आप उनके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, आंसर तो हमारे सामने है ना। कि भाई मल्टीपल चॉइस पेपर का मतलब ही ये है कि आंसर सामने, ऐसे क्वेश्चन जो हमें समझ के पता लगाने हैं उसका आंसर, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, जिसका मतलब वो दे भी रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन। उसमें तो हमारी मेमोरी काम ही नहीं करेगी कि कोई याद करा हुआ होगा। और क्योंकि यहाँ पे हमें 2 से 4 नंबर हम गेन कर सकते हैं आराम से। 23 में भी आए 3 सवाल, 22 में भी आए 3 सवाल, इस बार भी हमने बच्चों को से कह रखा है आ रहा है 24 में, ठीक है, जो कर रहे हैं कि आएगा सवाल। तो उसके लिए हमें कोई नॉलेज की भी जरूरत नहीं है वो हमारे कॉमन सेंस से ही होगा। हमें समझ कैसी है हमारी, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है स्टेटमेंट्स की, 1 2 3, उसमें लाइनें भी रहती है 3 4, वो आपको पैराग्राफ की तरह मिलेंगे डराने के लिए, क्योंकि एग्जाम ही 2 घंटे का होता है, वो पढ़ उसमें लग जाते हैं 5 मिनट उसी सवाल में। तो ये हमें ऐसे सवाल करने कॉमन सेंस, ये मैं कितना पढ़ा लूँ, आप कहीं से भी जाकर पढ़ लो, दिल्ली में पढ़ लो चाहे दुबई पढ़ लो, होना ही नहीं है वो कॉमन सेंस है। इसी कॉमन सेंस वहां काम करेगी 2 घंटे या वो 5 से 10 मिनट में, देन यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बच्चे उसको कर भी लेते हैं कॉमन सेंस से लगाकर, ठीक है। स्मॉल विलेज सीड प्रोग्राम से जो पूछा था, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग पूछ लिया उसने, ग्रीन वॉशिंग, ये बहुत अच्छा सवाल था, ग्रीन वॉशिंग नाम से, और स्टेटमेंट्स दिए, और ऐसे दिए थे स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट भी इसमें तरीका ये है कि दो तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे उसको, तो दो बचेंगे, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। और तरीका ये है, इसका ऑप्शन है, और फिर उसको हमें सॉल्व करना है दो में, और बाकी में हमें एलिमिनेट करेंगे, तो एनवायरमेंट से ही आएगा वो सवाल, और वो हमें नहीं आता है। पहले बता दें किसी भी साल चले जाओ टाइम में, 24 में जाओ, 25 में जाओ, 28 30, जब भी अगर ऐसा आता रहेगा सवाल, तो ये वाले सवाल हम इस तरह से करेंगे। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो नॉर्मल बेसिक है, तो आनी चाहिए। नीश क्या होता है, फिनोलॉजी क्या होता है, इकोटोन क्या है, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोम, ठीक है। एक और फेनोलॉजी क्या है, ठीक है, फेनोटाइप क्या है, फेनोटाइप सब बता देंगे सब, ठीक है। फेनोटाइप, इकार्ड क्या होता है, ठीक है, फेनोटाइप, इकार्ड, ठीक है। ये सब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो इकोलॉजी में आती हैं, एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है इकोलॉजी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये इकोसिस्टम एंड देयर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद आप पढ़ते हो इसमें, हम पढ़ेंगे प्लांट डाइवर्सिटी या प्लांट्स के बारे में, इसको आप और क्या बोलते हो, फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, एनिमल स्पीशीज के बारे में। तो फ्लोरा में भी आपके ऐसे आएंगे, जैसे आपके टाइप्स आएंगे हाइड्रोफाइट्स, अभी मैं नॉर्मल टाइप बता रहा, हाइड्रोफाइट। अब तरीका क्या है कि जो फाइट होता है इसका मतलब ही प्लांट होता है, फाइट मतलब ये आपने सुना होगा फाइटो प्लांटन, वो पानी में रहते हैं पॉन्ड में, क्या एल्गी, छोटे छोटे जो प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं। तो हाइड्रो मतलब आपको पता ही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी में रहने वाले, ठीक है। इनके रिलेटेड वो भी आएंगे कि क्या इनका पत्तियां कैसी हैं, और किस तरह के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक है, वो भी हमें देखना है। हाइड्रोफाइट, ऐसी हेलोफाइट, ठीक है। हेलोफाइट्स होते हैं आपके, हेलो कौन से होते हैं, नमक वाले, ठीक है ना, हेलो जो नमक में रहना पसंद करते हैं, जैसे आपके सुंदर बन गए हो गए, बहुत नमक है, ठीक है। तो सुंदरी ट्रीज, या एविसीनिया, एविसीनिया, सोनरेशिया, सोनरेशिया स्पीशीज, एविसीनिया,
ठीक है, ये होते हैं आपके मैंग्रोव्स के स्पीशीज हैं ये सारे। ठीक है, मैंग्रोव्स को सलाइन वाटर बहुत पसंद है। ठीक है, मैंग्रोव्स अंडमान एंड निकोबार में भी आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब हेलोफाइट। ऐसी आपके होते हैं जीरोफाइट्स। जेरो मतलब कौन से होते हैं? जेरो का मतलब ही ड्राई होता है, और जेरो और प्लांट फाइट का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, तो डेजर्ट में रहने वाले, आप समझ रहे हैं, डेजर्ट में रहने वालों को बोलते हैं हम जीरोफाइट्स और हेलोफाइट। अब मैं आपको तभी सिखा रहा है शब्दावली का, वो जो आएगा जो क्वेश्चन जो हमें आता ही नहीं है और हमें पता है हमें आएगा, हमें आता नहीं है, वो ऐसे ही उसे सॉल्व करना है, उसे तोड़ तोड़ के करना है। ठीक है, इसे ऐसे तोड़ा, इसको ऐसे तोड़ा, दो पार्ट में। आपने स्कूल में सीखा होगा, तोड़ तोड़ के लिखते थे, बोलते थे ना बिकॉज लिखोगे तो लाइन में नहीं आता था, एंड करके तो बोलता था अब यहाँ सेंटेंस लिख रहे हो बोलते थे ना यहाँ मेरा बिकॉज आ गया, तो बी ऐसे करके फिर ऐसे लिखते थे लिखते थे ना, ग्रामर में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। तो वो कहता था उसका मीनिंग होना चाहिए, तोड़ेंगे वहां से यहाँ तक उसका मीनिंग मेंटेन रहे। तो बी अपने में एक शब्द है, आपने याद, अगर याद आ रहा होगा छोटी क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाते थे। और कॉज का मतलब भी है शब्द, तभी तो बिकॉज बना। तो हम लास्ट में लाइन में उसे यहाँ ऐसे छोड़ते थे, डैश लगाते थे। हम ऐसे नहीं कभी छोड़ते थे, ऐसे नहीं छोड़ा होगा आपने कभी भी, बीक और ऐसे नहीं लिखा होगा कभी भी। आ रहा कुछ याद? हम उसे हमेशा मीनिंगफुल वर्ड्स में ही तोड़ते थे। तो वही उसका ट्रिक है करने का, उस सवाल का ग्रामर वाला। तो बी और कॉज, ऐसी वो जो वर्ड वाला आएगा टर्मिनोलॉजी वाला, उसे भी तोड़ के ही करेंगे। ये हम यूपीएससी का बिल्कुल स्टैंडर्ड से बता रहे हैं, जैसा आ रहा है पेपर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है इसमें, हाँ, तो ये फाइट्स हो गए आपके सारे, हेलो, हाइड्रो, ठीक है, जेरो, ये ड्राई वाले। ऐसे ही हम प्लांट्स में और भी करेंगे, बाकी बाकी तो आप साइंस में पढ़ोगे, आपने पढ़ोगे पेट्रिडोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स। ठीक है, ये आता है सब पीस, इसमें साइंस एंड टेक का ही पार्ट आ जाएगा। प्लांट प्लांट किंगडम पढ़ा था ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आपने सुना होगा। ठीक है, और उसके आपने यहाँ पे पढ़ा होगा फर्न्स, और ये सब इसमें ब्रायोफाइट्स, 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 पेट्रिडोफाइट्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। इनकी खासियत क्या होती है प्लांट की? ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ, ऑटो मतलब बोलते हैं ना ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटो मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है ना, खुद से अपना खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटो। ओ हीरो, बड़ी नींद आ रही तुम्हें, कहाँ से, कॉलेज से आ रहे, कहाँ से आ रहे हो? हाँ थक गए, सो जाओ जाके। ऑटोट्रोफ मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद बनाना जानते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुम कहाँ आ रहे हो, तुम्हारा तो हो रखा है एनवायरनमेंट। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, और ट्रोफिक मतलब, ट्रोफिक मतलब जो खुद से बनाते हैं अपना। ठीक है, हाँ, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस, तो ये आप प्लांट में सब पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या, वो हम साइंस का पार्ट हो जाता है। मैं आपको ये समझा, ये आपको समझना चाहिए, अगर आप थोड़े से भी अकल लगाएं अपनी, कि एग्जाम जो है वो सब लिंकेज में चल रहा है। क्यों साइंस का बन गया फोटोसिंथेसिस, एनवायरनमेंट में बना ले लिया हमने प्लांट के टाइप और वो सब क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और तो यहाँ पे साइंस और एनवायरनमेंट मिले हैं आपके, आप समझ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए इसका क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, है ना, अभी तो हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, बाकी तो बहुत डिटेल में है सब। इनके डायग्राम बनवाएंगे, पत्तियां दिखाएंगे सारी। ठीक है, ऊपर से साइड में प्रोसेस किस तरह से चल रहा है वो सब बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा, अभी तो आपको इंट्रोडक्टरी बता रहे हैं क्या क्या आएगा, इससे एक ओवरव्यू हो जाए, माइंड क्लियर हो जाए आपका क्या क्या रहेगा आपका इसमें। ठीक है, फिर आपका है इसमें ये प्लांट, और नेक्स्ट है आपका एनिमल, एनिमल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो एनिमल्स के केस में भी आपकी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे फोना। तो जैसे मैंने उसमें बताया आपको, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, ऐसी आपका हाइड्रोकोल्स होते हैं। ये कोल्स, कोल का मतलब जानवर। ठीक है, हाइड्रो मतलब पानी में रहने वाले जानवर, जैसे क्रोकोडाइल इज अ हाइड्रोकोल। ठीक है, ऐसी आपका ड्राई डेजर्ट में रहने वाले कौन से होते हैं? जेरोकोल। जेरो मतलब ड्राई, एंड कोल्स मतलब एनिमल। ठीक है, अब यूपीएससी कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये तो हो गया कुछ पार्ट। अब कुछ स्पीशीज आपके कवर होते हैं, आईयूसीएन करके एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें क्या है कि वो ना 9 कैटेगरीज में डिवाइड करती है जानवरों को।
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न, ठीक है। डाटा डेफिशिएंट, इससे ऊपर आ जाएगा एक्सटिंक्ट, जब वो पूरा ही खत्म हो गया, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, हमारा जानकारी नहीं है अभी। 1 2 3 4 तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें वो उनको कैटेगराइज कर देती है। जैसे जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन हो गया आपका, वो क्या है, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। चंबल रिवर में पाया जाता है, गंगा में भी पाया जाता है, नाम से बस रहा गैंजेटिक। हमने उसके भी गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई है, कहाँ पर, विक्रमशिला बिहार में, ठीक है। तो वहां पर हम उसको क्या है, वो आज की तारीख में वो इंडेंजर्ड में आती है। अब हमें कैसे क्वेश्चन आता है, वो बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द आईयूसीएन आर एंडेंजर्ड। 5 साल से नहीं आ रहा सवाल, 16 17 तक बढ़ा है ये सवाल, लेकिन आने की संभावना है, तो वो दे देंगे 4 ऑप्शन और चारों में अलग अलग डालेंगे जानवर। इसमें 4 अलग जानवर, इसमें 4 अलग, इसमें 4 अलग जानवर और इसमें 4 अलग। लेकिन ये इतना बेनिफिशियल क्वेश्चन है, हम कितने जानवर हटेंगे, आप हमारी भी तो क्षमता है ना कि कहाँ तक करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड न्यूज में जानवर है पिछले 2 साल में, वो आप याद करके चले जाओ। जैसे टाइगर है, टाइगर का क्या है आईयूसीएन स्टेटस, या जैसे आपका, आपने सुना होगा आज की तारीख में वो बड़ा चल रहा है, स्नो लेपर्ड आया था अभी न्यूज में। स्नो लेपर्ड का सरकार ने सेंसस कराया था, 718 सेंसस निकले थे उसमें लेपर्ड, पढ़ा है आप लोगों ने, तो सुना होगा उसमें। तो स्नो लेपर्ड पूछ सकता है, तो उसकी कैटेगरी क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है वो आईयूसीएन। वल्नरेबल मतलब कल को ऐसा है कि उसको इतना खतरा नहीं है, लेकिन कल को खतरा हो सकता है उसको, मतलब उसको अगर ज्यादा पोचिंग होने लग गई, ज्यादा उसका जो हम ह्यूमन जो एक्सप्लॉइट करते हैं जानवरों को, वो अगर ज्यादा शुरू होने लग गया, तो स्नो लेपर्ड हुआ, अभी सर्वे भी हुआ है, आपने सुना होगा, ठीक है। ऐसी आपका टाइगर पूछ सकता है क्या स्टेटस है उसका, या अभी आपने देखा गोल्डन टाइगर पाया गया अभी, गोल्डन टाइगर, टाइगर कहाँ पाया गया, काजीरंगा में पाया गया है, ठीक है, गोल्डन टाइगर करके, काजीरंगा ये ज्यादा है, ठीक है, न्यूज में ही था वो अभी। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, गोल्डन कलर का है इसलिए वहां पे बड़ा प्रोमिनेंट हो गया वो। ऐसी कल को एलिफेंट पूछ सकता है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस मतलब आईयूसीएन में क्या उसका वो है स्टेटस, आईयूसी वाला वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ये बताना है। आप समझ रहे हैं, तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। तो आपकी जो बुक वगैरह में दिए हुए बड़े सारे क्वेश्चन, वो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। जो मेन न्यूज में, जैसे हिमालयन मस्क डियर, तो मस्क डियर पता है, जो हिमालयन पूछेगा मस्क डियर पूछ लेगा, लेकिन अगर हिमालयन आ गया तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि वो ऊंचे माउंटेन्स में मिलेगा। हाँ वो तो आते रहेंगे आपको इससे बहुत, ठीक है। हिमालयन तिब्बतन आइबेक्स, ठीक है, वो आपका वहां पे मिलेगा। तो सांभर होता है, मरखौर होता है, जो न्यूज में रहेगा वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे राइनोसरस आ गया, तो राइनोसरस की क्या कैटेगरी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से रहेगा तो इस तरह से आपका जानवरों का रहेगा कि कैसे आपको उसे स्टडी करनी है। तो ये सब इंटरनली किसमें कवर होता है, ये सब कवर होता है बायोडायवर्सिटी में, ठीक है। बायो मतलब तो पता ही है आपको, बायो मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब वो दोनों हो सकते हैं, या तो वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है। कौन से जानवर कहाँ निवास स्थान है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये तो हम देखेंगे बेसिक इसमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो रहेगा आपका इकोलॉजी वाला पार्ट, हाँ ये वाला, ठीक है। इकोसिस्टम हो गया, इको और बायोम, बायोस्फीयर, फिनोलॉजी, नीश, इकोटोन, ठीक है। इसी में एक टर्म आएगा, इसमें ही आएगा जो हमने वो कर दिया वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड, जैसे यहाँ पे आसन महराज को वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है, आपने सुना होगा उत्तराखंड में, ठीक है। डिफरेंट वेटलैंड है आपके यहाँ। अमृत काल में हमने 75 वेटलैंड की घोषणा कर दी, उससे आगे कल चल चुके हैं हम, ठीक है। वेटलैंड जो टाइप ऑफ इकोटोन, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स मिलते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड पूछ लेगा आपसे, वेटलैंड का, जैसे वेटलैंड डे कब बनाते हैं हम, वो मनाते हैं हम 2 फरवरी को। कहाँ पे आया था, पहले ईरान में आया था, ठीक है। उसका थीम क्या है, तो वो करंट में आ जाएगा। तभी एनवायरनमेंट ना बड़ा भारी सब्जेक्ट है, आपने देखेगा ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे कि पूछ लिया पीसीएस वाला, ये बताना जरा जिम कॉर्बेट कब आया था, 1936 में आया था, 37 में आया था, 50 में या 40 में, ऐसे सवाल नहीं है। या वो क्लियर होना चाहिए, यूपीएससी अगर पूछेगा तो वो अच्छा सवाल पूछेगा,
ठीक है, अगर आप उस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दिया प्रीवियस ईयर जाके देखो इसलिए। तो वेटलैंड इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है, वेटलैंड इंटरनेशनल। ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, नेशनल कंजर्वेशन फॉर इक्विटी इकोसिस्टम्स के तहत। ठीक है, वेटलैंड में हमने इनिशिएटिव्स के लिए, कौन सा वेटलैंड कहाँ पर है, जैसे होकरसर वेटलैंड कहाँ पे पूछ लेगा, रूप ये रेणुका लेक वेटलैंड कहाँ पर है, ये ऐसे पूछ लेगा, हरिके लेक कहाँ पर है, ठीक है, ये पूछ लेगा। वो हम बताएंगे, फैक्चुअल है, दिखवा देंगे उसको आपको। तो जो न्यूज में आपको वो पता होना चाहिए, या जिस स्टेट का आप देने जा रहे हैं पीसीएस का एग्जाम, वहां अगर किसको हमने रामसर साइट्स बोली हैं, इससे रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन, ये सिटी का नाम है ईरान में, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये डेजिग्नेट करते हैं रामसर साइट बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रामसर साइट कौन सी है, सदर्न मोस्ट रामसर साइट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट रामसर साइट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट रामसर साइट कौन सी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और मैक्सिमम वेटलैंड को कोशिश करिए हमें पता हो, कि या तो सुना ही हो तो फायदा है। ठीक है, आसन में जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, तो रामसर कन्वेंशन के अंदर कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, कोई रिपोर्ट आई है, वो भी पता होना चाहिए। 1971 से हम ये कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन का साइड से। हम आपको जो बता रहे हैं बिल्कुल टारगेट है यूपीएससी का ही बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम का है नेचर। ठीक है ना, कैसे सवाल आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को आपको मिलेगा, थीम पूछ लेगा आपसे। थीम तो आपको पीसीएस में भी आ सकता है, थीम बताओ इस साल की वेटलैंड की, ये वेटलैंड नेशनल इंटरनेशनल वेटलैंड डे की थीम। ये थीम मतलब उस पूरे साल में हम क्या फोकस करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमारे घर का नहीं होता फलाना निवास, ये निवास, वो निवास, माँ निवास, मैं माँ से बहुत प्यारा माँ के नाम पे रख दिया। ठीक है, ऐसी थीम होते हैं उस पर्टिकुलर साल के। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो वेटलैंड हो गया आपका। इसी साथ आपका एक और टर्म है कोरल रीफ्स, वेरी फेमस कोरल रीफ्स। ठीक है ना, जैसे लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, आपके अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार है। मतलब कोरल रीफ के टाइप्स होते हैं, वो बैरियर रीफ। ठीक है, रीफ से मतलब उनके टाइप्स हो गए, बैरियर रीफ, ठीक है, अटूल्स। ठीक है, वो सब टाइप्स में आ जाते हैं उसके, या इससे ही सिमिलर है वो। तो कोरल रीफ अब ऐसे नहीं आएगा समझ, या कोरल रीफ की कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएगी बस कि ये ऐसे इनको क्षति पहुंच रही है। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट के साथ क्या है अब आज की तारीख में, आज ही क्यों कोरल रीफ इतने हमारे डिप्लीट हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कोरल रीफ्स। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये इनमें जो पदार्थ है जूज़ान्थिले जब लूज करते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं ना जूज़ान्थिले के साथ एंड कॉरल्स के साथ, ये जो पॉलिप्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज, पानी इतना गर्म हो रहा है आपका कि वो अपना रंग छोड़ने लग जाते हैं और सफेद पड़ जाते हैं। और जो रीव्स होते हैं, और हमने इतना वेस्ट जा रहा है समुद्रों में, वो भी इसको क्षति पहुंचा रहा है। बॉटम जो ट्रॉलिंग हो रही है, जैसे बॉटम ट्रॉलिंग मतलब आप देखते हो कि जो खेत जोतते हैं तो पीछे वो लोहे का रहता है इस तरह से। जब हम खेत जोतते हैं तो ऐसा रहता है ना, वो लोहे का इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, है, हाँ कह सकते हैं जो भी, ठीक है, चलता है ट्रैक्टर के पीछे। ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे जो जोड़ के लगाते हैं प्लाइंग के लिए। तो ऐसे ही क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए ना नीचे चलाते हैं, बॉटम ट्रॉलिंग बोलते हैं उसको, बॉटम ट्रॉलिंग। ठीक है, इससे बहुत बेड आपका क्षति पहुंचता है, बेड जो सी बेड है जहाँ पे कोरल रीफ से उनको बहुत क्षति पहुंचती है। इसका आज की तारीख में सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ, आपने सुना होगा, ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया। ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये बहुत क्षति हो चुकी है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ आपकी बहुत ज्यादा क्षति हो चुकी है। सैलिनिटी बहुत वो करती है, ज्यादा गर्म, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है कोरल रीफ्स को सर्वाइव करने के लिए। ये सब देखेंगे क्लाइमेट चेंज पे क्या असर पड़ रहा है। अब देखो लिंक कहां से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज प्लस करंट अफेयर प्लस कोरल रीफ, तो एनवायरमेंट में एक ही सब्जेक्ट में 2 से 3 टॉपिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपका इकोलॉजी का पार्ट रहेगा, वेटलैंड, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स। ठीक है, ये सब आएगा आपका, प्लांट्स डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, और इंटरनली किसका पार्ट बन रहा है, बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, तो उसमें भी फिर हम देखेंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी इसमें, उसमें फिर आएगा आपका टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होती है टाइप्स, जैसे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जैसे आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे आपकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी इस तरह से आ जाएगी। इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी देखते हैं, जैसे इक्विटी इकोसिस्टम में अलग डाइवर्सिटी है, टेरेस्ट्रियल में अलग,
विद इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है आपकी, जैसे ह्यूमन बींग्स में डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, क्या आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग में आपको जेनेटिक मिलेगी। विद इन स्पीशीज मतलब एक तरफ जानवर के स्पीशीज है, एक तरफ ह्यूमन के स्पीशीज है, कैट स्पीशीज, बहुत सारे सारे स्पीशीज है हमारे वातावरण में, ह्यूमन स्पीशीज, कैट स्पीशीज, ठीक है। फिर आपके जेनेटिक में आप देखते हैं हम सब हैं ह्यूमन विद इन वन स्पीशीज, बट हमारे जीन्स डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही आपके ओवरऑल देखेंगे हम वातावरण, इसे नापेंगे कैसे डाइवर्सिटी, ये सब देखा जाएगा। तो ये आएगा आपका पूरा डाइवर्सिटी वाले पार्ट में, डाइवर्सिटी और प्लांट इकोलॉजी इन सब का रहेगा। नेक्स्ट फिर आप देखोगे तो उसमें आप पढ़ोगे पोल्यूशन। अभी मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ क्या क्या थीम्स रहेंगे, इससे आपको क्लियर रहे माइंडसेट। और अगर आप यूपीएससी के ही स्टूडेंट है तो यूपीएससी का टारगेटेड पता होना चाहिए आपको, हलवा काम से नहीं काम चलेगा। यूपीएससी का पढ़ लोगे तो पीसीएस के तो ऐसे ही मार्क कर दोगे जाके, ऐसे ही बिल्कुल, मतलब ऐसे बिल्कुल आंख बंद करके स्टेटमेंट भी देखोगे ना अपने आप ही आंसर लिख दोगे, ठीक है। बच्चे हैं ऐसे, एक लड़की है यहाँ पे, वो बोली सर अभी आरओ का देख के आई जो यहाँ पे बैठती है, उसके पॉलिटी में एक भी गलती नहीं है। क्यों नहीं गलत है, बोली सर वो तो ऐसी सवाल है, हलवा सवाल बिल्कुल, ठीक है। वो ऐसी आता है, एक बार ढंग से पढ़ना। तभी मैंने कहा वो चीज आप 1 साल में पढ़ लो या वही चीज आप 4 साल में पढ़ लो। 4 साल में पढ़ोगे तो 3 पीरी फेल हो जाओगे, 1 साल में पढ़ दोगे तो पहले में ही अच्छा वो कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन बहाने नहीं चलने चाहिए हम इस धंधे में थे, हम इधर थे, हम वो हमारा ये, हमारा घर में वो है फलाना, फिर नहीं होती तैयारी। बच्चे यहाँ पे भी ऐसे हो, यहाँ का जो लड़का इंटरव्यू दे रहा है आप देख रहे हो, उसने एक ही टाइम में उसका होता ऑप्शनल भी तैयार नहीं था, मैं आपको बता रहा इंटरनली है नहीं था उसका ऑप्शनल तैयार, पेपर 2 भी नहीं उसको आता था ढंग से। बोला सर बस नोट्स एक थे उठाए वहां से, रट लिए उसको, उसको उगल दिया जाके। ये है इस तैयार, क्योंकि हमें एग्जाम निकालने की कोशिश करनी है, हमें उसमें पीएचडी नहीं करनी, उसके लिए फिर सरकार ने अलग प्रावधान दिए, आप मास्टर्स करो पीएचडी में एनरोल करो, वहां आप पढ़ो जितना आपको पढ़ना है उसके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। क्योंकि हम इसको हम अलग अलग उसमें रहते हैं तो तभी ये हम फोकस नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो एग्जाम अगर निकालना है तो ये हमें सोचना है, ठीक है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, एग्जाम ओरिएंटेड रखे, प्रीवियस ईयर को गले से ला के रखे हमने। जैसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती थी ना स्कूल टाइम में, ऐसी प्रीवियस ईयर को रखे, प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। वरना फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो भाई यूपीएससी कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ऐसे तो यूपीएससी कह रहा है। उनका एक पैटर्न है, वो ऐसे नहीं बनाते सवाल, वो एक सेट पैटर्न है, वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि आए। जैसे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आ ही रहा है, इस साल भी आएगा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ रहा है इस साल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से पता था कि आएगा पिछला क्वेश्चन, क्योंकि चुनाव हुए थे ना प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बनी थी, वाइस प्रेसिडेंट ढंकर बना था, आना था क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आए सीधा 4 नंबर के। तो ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं वो टीचर, या जो टीचर हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि बच्चे को इजीनेस रहे। वरना कोचिंग क्यों आ रहा, फिर तो खुद ही पढ़ता रहे सारा बैठ के, ऐसा सभी का ना हो, सभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे, लेकिन हो तो सबका नहीं रहा ना। लेकिन एक बंदा एक ही लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ रहा है, एक ही बंदा 5 सोर्स से पढ़ रहा वही पॉलिटी को, कभी नहीं होगा एग्जाम, ठीक है, होगा ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, टाइम खोटी करना है बस, फिर वो टाइम तो वैसे ही बहुत वो है। ये हमेशा ध्यान रखना है, 22 साल में 23 साल में आर्मी में लोग आजकल लेफ्टिनेंट बने पड़े हैं। आप जिस साल में तैयारी करने आ रहे हो आपकी उम्र के तो कप्तान, मतलब आप तो छोटे हो, और जो आते हैं जैसे और 28 के 30 के 29 के 27 के, वो सब तो कप्तान बन चुके हैं, कैप्टन हैं आर्मी के, इंडियन आर्मी के। क्योंकि उन्हें 19 जब वो 19 साल में उन्हें इतनी कॉन्शियसनेस आ सकती है, हमें तो पढ़ना ही है बैठ के, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब मुझे अगर ये पता होता है, मैंने खुद बनाया देखा इसको, मेरे साथ एक है आर्मी वाला, कप्तान हो गया इस होना, और 28 साल में बच्चे तो स्टूडेंट्स ही है मेरे, और 35 में तो कहाँ पहुंच जाएगा वो। तो आप ये सोचो, तो वो क्वेश्चन है आप में भी होनी चाहिए। तो 19 साल में भर्ती होता है एनडीए में, तो सबसे बढ़िया है ट्रेनिंग ही उसकी, वो 19 साल कुछ महीने नहीं लेते, ठीक है। 19 साल कुछ महीने ही वो लेते हैं, फिर वो भगा देते हैं अगर आप उससे एक्सीड कर जाते हैं। तो ये आपको सीखना है। अब तो वुमेन को भी अलाउड कर दिया सरकार ने एनडीए की उसमें। तो ये आप हमेशा अपने माइंड में रखें, कभी भी आपको, फिर आप थोड़ा ना उसमें रहोगे हमेशा कि हाँ हमें एग्जाम के लिए ही जाना है, फिर आपको और सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अब है जैसे आपका पोल्यूशन वाला। अब ये है, इसमें आप डिफरेंट टाइप से पोल्यूशन पढ़ोगे, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, लैंड पोल्यूशन हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, वेस्ट, ये लैंड का तो वेस्ट इधर ही आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर हो गया। और ई वेस्ट आजकल बहुत चल रहा है, आपने सुना होगा, नॉइज हो गया, ठीक है। ई वेस्ट आप बहुत सुन रहे हैं आज की तारीख में, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो नॉइज हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक बहुत चल रहा है आजकल, न्यूक्लियर, लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, एयर पोल्यूशन। अब इनके हम पढ़ेंगे कॉजेस क्या होते हैं, वो तो बहुत नॉर्मल रहते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या रहता है,
ठीक है, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे, जैसे सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जैसे आपका सीपीसीबी हो गया, मेन तो इसकी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यही है। इसके अंदर मेजर्स देखें क्या करता है ये, जैसे नैम, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है, और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लाते हैं, ये रेटिंग्स इंडेक्सेस लेके आते हैं, ठीक है, वो सब हम देखेंगे इसमें। वाटर हो गया, वाटर एक्ट के तहत आया है, ठीक है, लैंड में काफी ज्यादा आता है आपका, वेस्ट करेंगे, पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आएगा इसमें कंसेप्ट, क्या क्या स्टेप से आप मैनेज करोगे वेस्ट को। हाँ भाई क्या हो गया है, क्या हो गया, इधर आके बैठो उस कोने पे, इधर आके बैठो। जब तक तुम नहीं थे ना तब तक सब शांत था मामला, जैसे ही आयो ना तो तुमने वो मचा दी है, मतलब नहीं, यहाँ तो आराम से बैठो ना, देखो नया सब्जेक्ट है, बच्चे भी बैठे हैं, बैठो, तुमसे सीनियर लोग, नहीं इधर बैठो आके, मैं यहाँ बैठा आराम से, थोड़ा ना सिंसियरिटी जरूरी है ना, फिर दिक्कत होगी। जब तक तुम नहीं थे तब तक तुमने उसको भी फंसा रखा, उसके पीछे लगा रखा है, दोनों को तुमने एंगेज कर लिया है। एंगेज मतलब तुम्हें भी लपेट रहा ना अपने साथ, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, तो क्या है कि दिक्कत हो जाती है फिर जब डिस्ट्रैक्शन रहता है ना। आप सुनो, आना है तो बनना, अब तो कर रखा है तो मत आओ फिर। तो सीपीसीबी होगा, वाटर हो गया, ये सब पढ़ेंगे। पोल्यूशन, अब एयर का है लिंकेज करंट अफेयर से, जो मैंने बताया आपको, पोल्यूशन, सपोज दिल्ली एनसीआर की सिचुएशन जो हमने अभी डिस्कस करा ना, स्टबल बर्निंग, वो यहाँ पे आ जाता है, आप उसको आपको यहाँ जोड़ना, टेम्परेचर इन्वर्जन। मैंने कहा था पीछे बैठो, अब तुम इसके साथ आगे बैठो पीछे, हाँ कोने में बैठो, हाँ। तो दिल्ली एनसीआर की जो केस स्टडी है वो यहाँ पे आएगी आपकी, ठीक है, एयर वाली, और आपका स्टबल बर्निंग भी यहीं पे आएगा, एयर पोल्यूशन, वो सब इसमें आएगा करंट में। तो ये आपका हो गया पोल्यूशन का मेन फैक्टर। और इसमें आप पढ़ रहे हैं, जैसे आज की तारीख में वेस्ट में ही हम पढ़ेंगे, एक्वेटिक मरीन पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, मरीन पोल्यूशन, ठीक है, ये सब इसमें रहेगा जब आप करंट से इसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक है पोल्यूशन का। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे, जो बड़ा पार्ट एक और उसमें रह गया था बायोडाइवर्सिटी में, उसमें वो मैंने डिस्कस कर दिया, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ठीक है, ये आएगा उसमें, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज। फिर आएगा आपका इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, ये सब हम देखेंगे इसमें। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितने पार्ट हैं, आज की तारीख में आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसमें 12 वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है। किन किन स्टेट्स में है ये, कब आई थी, कब से चालू हुआ, कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर कितने शेड्यूल्स है इसमें, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में क्या होता है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा कहाँ पे है, कितनी क्या क्या पाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्योंकि बनती है बहुत सारी, आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को मिलाकर। जैसे बेस्ट एग्जांपल उत्तराखंड में कौन सी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए उसके अंदर वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स भी है, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, इससे बन के बनी है। तो अगर आपका ये है बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व इज अ वेरी बिग वर्जन, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, और आपकी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ लाया करते हैं, किस किस से बनती है, ये भी बहुत जरूरी है। और कुछ प्रोमिनेंट जानवर है तो वो भी पता होना चाहिए इसमें, बायोस्फीयर रिजर्व के जानवर ही पता होने चाहिए, नेशनल पार्क के जानवर ही पता होने चाहिए, जैसे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मानस नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये आएगा इसमें, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी कुछ हॉटस्पॉट्स भी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होंगे,
नहीं हॉटस्पॉट बोल रहे हैं ना। नहीं हॉट स्पॉट का मतलब क्या है? हाँ ये इन्होंने सही वर्ड इस्तेमाल किया, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज बहुत मैक्सिमम। तो एग्जांपल क्या है इंडिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी जहाँ बहुत ज्यादा है? कहाँ मिलेगी आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी? हाँ ठीक है सही बता रही हैं, वेस्टर्न घाट्स में। और कहाँ मिलेगी वेस्टर्न घाट्स? हाँ नॉर्थ ईस्ट। और कहाँ मिलेगी? बड़ा आपका नाम क्या है? तो उसमें क्यों नहीं आते करंट अफेयर में? आपने करंट अफेयर में एनरोल करा हुआ है ना, आते क्यों नहीं आप? आपका टारगेट क्या है? क्योंकि आप मैं शायद देखा हुआ है आपको, ग्रुप पे हो ना आप उसमें? हाँ क्या है आपका टारगेट? नहीं टारगेट ईयर ईयर, अगले साल ना। हाँ तो आया करो आप उसमें। आपकी क्योंकि फीस आ रही मिल रही है ना मुझे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। क्यों बोलूंगा? क्योंकि आपकी वहां पे आप ग्रुप में हो ना, उसमें उसको रखा है जिसकी फीस आ रही है। तो आप रहते कहाँ हो यहाँ? हाँ तो आ सकते हो सुबह, या ऑनलाइन ले लेना फिर। हाँ बैठा करो उस क्लास में, जो 25 वाले हैं, हमने तभी बोला है कि ये क्योंकि ग्रुप में है ना, तो उनका मैं देखो वही मैंने कहा आपका कौन सा टारगेट है? आपका क्या नाम है? अच्छा। तो जिनका 25 टारगेट है वो न्यूज़पेपर में आ सकेंगे क्योंकि एनरोल्ड है तो पहले से, आपको तो इंस्टीट्यूट ही दे रहे हैं। तो आप करो उसको, अगर आप डेडिकेटेड हो तो। आपको तो हम उससे बजट वजट कराया हमने अभी सब, क्योंकि आप आते ही नहीं, कहीं पिछले वाले में भी थे आप, महीने में आप आए नहीं। अच्छा। हाँ तो फिर आप हल्द्वानी से आप ही हो? हम्म। तो न्यूज़पेपर करें फिर, जिन्हें 25 का है, जिसका टारगेट है, न्यूज़पेपर से निजात पा सकते हैं। हम ये 15 दिन छुट्टी पे था, बच्चों ने न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा। ठीक है वो ऊपर न्यूज़पेपर वाले बैच 15 दिन, 1 फरवरी से ली नहीं क्लास 15 फरवरी तक। उनका लोड ही नहीं था, उन्हें देना है 24 में। हमने बोला भाई नहीं पढ़ना है, भाई नहीं पढ़ना है। उन्हें भी तसल्ली हो गई, वाजीराम के उनके सवाल हो रहे हैं। जब बच्चे के बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं टीचर बता रहा है उन्हें, उनके फोरम के हो रहे हैं, वो अच्छे दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं। तो पढ़ना ही नहीं न्यूज़पेपर, 15 दिन न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ना। देखो ना कितना फ्री है स्टूडेंट, और काम करना भाई, रिवाइज कर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी। तो उसमें हम इसलिए वो जो 25 का इनका टारगेट है वो आ सकते हैं उसमें। ठीक है जिनका 25 का है, मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, ये तो खैर एनरोल्ड ही है। क्योंकि इनके बहाने से मैं और बता रहा हूँ कि आप एक डेमो है उसमें भाई लेना होगा एक, बाकी उसे मंथली है 1500, वो आप दो एक बार। फिर नेक्स्ट मंथ आपका मन कर रहा है तो आओ, नहीं मन कर रहा तो चले जाओ, फिर आप आ सकते हो नेक्स्ट उसमें। ठीक है इस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है, ना न्यूज़पेपर का खर्चा उठाना है, देना भी नहीं है। मैं भी नहीं, मैंने मेरे पास भी नहीं न्यूज़पेपर। लेकिन हाँ आपको इसमें जो कटिंग होगी हम न्यूज़पेपर की ही लेके आएंगे, मतलब मैं मंगवाता नहीं हूँ, ऑनलाइन ले रखा है मैंने। तो आप वो कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही नहीं है न्यूज़पेपर, जो अगर डेडिकेटेड बच्चा है। और प्रूफ है मेरे पास, बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वाजीराम के तो करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज चल रही है अलग से, जो करंट के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो बच्चों के वो भी हो रहे हैं सॉल्व। क्योंकि न्यूज़पेपर का नहीं पढ़ना है आपको, वो हम यही बताना चाहते हैं। बच्चे 3-3 4-4 घंटे प्रेरित करते हैं, नोट भी नहीं बनाते, ऐसे ही पढ़ रहे हैं मजे के लिए। कुछ नहीं मिलेगा उससे। जबकि टारगेट हिंदू कौन पढ़ना पसंद करता है? लोगों को तो टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है, सेलिब्रिटी न्यूज आ रही है, अच्छा अनुष्का का अकाय नाम है, ये सब 50 साल लगता है ना हमें तो पढ़ना। हमें ये तो पसंद है नहीं, ये हिंदू में K12 पढ़वा रहे हैं जी ये। ठीक है ना, तो आप उसमें आओ। मैडम अब तो एक भी नहीं आया मुझे लगता है, या एक आधी आए थे शुरू में शायद, बस दो आए फिर आपका तो। आए आए थे, लेकिन अब आप रेगुलर रहोगे, आपका टारगेट है, क्योंकि मैंने आपको यही बता दिया 1.5 साल का वो करना है, जनवरी 2024 से 25 अगर आप डेडिकेटेड है तभी आना है। उसमें बहुत रगड़वाता हूँ, उसमें मैं आपसे पूछता भी हूँ, और बहुत ज्यादा रहता है बच्चों को, मतलब उनके धागे खुल जाते हैं उसमें। ठीक है जैसे इकोनॉमी बच्चे कहते हैं हमने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है उन्होंने। ठीक है आज की सुबह की क्लास है, लगातार आता हूँ, 7 बजे शुरू होती है वो क्लास सुबह। तो आप जिसको ऑनलाइन ले सकते हो ऑनलाइन देखे 7 बजे से। ठीक कुछ आ जाते हैं एक दो यहाँ से जो यहाँ रह रहे हैं, बाकी वो 7 से चलती है 9:15 9:30 तक। ठीक है तो आपको 1500 है, वो कहीं फंसाने वाला काम नहीं है उसमें। आप आओ, रिन्यूअल है उसका रिचार्ज की तरह, 1500 दो, हफ्ते में 3 क्लास है, 12 क्लासें होंगी महीने की। और ऑनलाइन लो आप, फिर नेक्स्ट मंथ मैंने आपका बताओ आना है
आओ, फिर आपका मन कर रहा है चलो फिर कर लेते हैं, लेकिन एक बार आप आ जाओगे छोड़ोगे नहीं, ये भी गारंटी की बात, मतलब अगर आप डेडिकेटेड हो तो नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जब भाई हम आपका न्यूज़पेपर करा रहे 3 दिन में, आप और चीज पढ़ो ना, ऑप्शनल पढ़ो अपना। और जिनका 25 का टारगेट है वो ऑप्शनल पढ़े अपना आज अभी से ही। अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, या जो जिनका 25 का टारगेट 26 वाले भी जो ऑप्शनल लगा दो, एक कोचिंग में जाके दे दो दान ऑनलाइन। ऑप्शन से क्या फायदा होगा, अभी कर लोगे अगर जुलाई तक फ्री हो जाओगे, कोई लोड नहीं रहेगा, और नवंबर से प्री का फोकस कर सकते हो जो 25 वाले हैं। और प्री के लिए 6 महीने चाहिए आज की तारीख में, बहुत टफ हो गया है। और सी शार्ट करना पड़ेगा साथ में 3 3 घंटे। तो नवंबर तो अभी बहुत दूर है, तो हमारे पास है मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, 6 महीने में तो कोई सा भी ऑप्शन हो जाता है। और अगस्त है हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा, कोचिंग वाला सब करा देगा, हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोचिंग वाला जो कह रहा है बस वो कर लो, उसके नोट बनाएगा, बनवाएगा अच्छे से प्यार से, सब बनाते रहो, कॉपी आपकी रेडी हो जाएंगी 2 3, और बहुत आपको सुकून हो जाएगा। बिल्कुल 500 नंबर बहुत होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना 500 में से आप आज जाके देखना टॉपर्स मार्कशीट, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देखो जाके, वरना बोलोगे तो ऐसे ही बोल रहा कौन है ये। टॉपर्स मार्क्स देखो, मार्क्स देखो ऑप्शनल के कितने आ रहे हैं उनके, 500 में से 280 और 300 की रेंज होगी सबकी जो सिलेक्टेड है। तो 500 में से 300 लाना कितना परसेंट हो गया, 60%। ईजी है बहुत। और 1000 में से उनके करना जीएस के कैलकुलेट, 1000 एस से और जीएस के 4 पेपर, 450 लाना ही महाभारत है। 1000 में से कितना हुआ परसेंट, 45%। ये डिस्टिंक्शन अगर आप समझ गए तो आपका पेपर तुरंत वो, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम कभी नहीं चाहते बच्चे का 24 में, बहुत टाइम दे रखा है आपको 25 के लिए, बहुत टाइम है अभी। अभी जो बच्चे दिसंबर से हल्ला मचा था, अभी भी कुछ ऑप्शन पढ़ रहे थे, उनके लाले पड़े हुए और आधे तो डर के भाग गए, वो देंगे ही नहीं, मुझे पता है कौन नहीं देगा 24 वाला, है ही नहीं तैयारी। इसलिए कह रहा हूँ जो लोग पहले स्ट्रगल कर चुके हैं आपको ना फेस करना पड़े। तो जो 25 वाले बहुत टाइम, 26 वाले बहुत टाइम है, 26 वाले भी ऑप्शन करके बैठ जाओ। अगर हटता है ऑप्शन 26 के लिए, 25 में तो हटेगा नहीं, 26 में हटता है ना वो काम आएगा। पेपर थोड़ी हट जाएंगे, आईआर के, पॉलिटी के, वो तो काम आएगा ही आपका। बस ऑप्शन करके बैठ जाओगे, फायदा क्या रहेगा, अगले साल जून में निकलोगे, फाइनल ईयर करोगे 25 में, तो वो जो टाइम है उसमें फिर रिवाइज करना है इसको बैठ के खूब, 2 3 बार रगड़ दोगे पहले जून तक, अगले साल दिसंबर तक अपने आप तुरंत प्री हो जाए, बस आपका हो जाएगा। आपको तो ये तैयारी ऐसे करनी ना, मुझे लिस्ट में आना है, आपको ऐसे नहीं करनी, पहले प्री निकाल लेते फिर देखेंगे, फिर देखेंगे मेंस कैसे होगा। अबे एक बार प्री होगा, अगली बार किसी ने लिख के दियो जरा कि मेरा प्री हो जाएगा, लिख के दे दोगे, हो ही नहीं, श्योरिटी नहीं, जिनका सेलेक्टेड होता है उनका प्री नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट में नाम के लिए हमें जाना है, अगर आप सिंसियर है। ये सिंसियर वालों के लिए बता रहे हैं सब, ठीक है। बाकी तो आप बुद्धिमान हो, मार्क्स देखो जाके यार नेट पर, वो ग्रीन कलर की आती है मार्कशीट, उसमें देखो कि ऑप्शनल जो मैं बोला मैंने। तभी न्यूज़पेपर मत पढ़ो जो हम बताना चाहते हैं, ऑप्शनल पढ़ो 3 3 घंटे, वो कोचिंग लो ऑनलाइन, नोट बनाओ उसके प्यार से बैठ के, रेगुलर क्लास लो 6 6 महीने 5 महीने जितने भी दे रहा। फिर कोई बुक कह रहा हो पढ़ने का, पढ़ लो, वरना उन्हीं को रखते रहो, बस उसका पाठ करो सुबह जब तक सितंबर नहीं आता। एक बार रट जाएगा तो आप रेडी रहोगे, उसे अलमारी में डाल दो, बस भूल जाओ फिर, और एथिक्स कर लो सितंबर तक। लेकिन अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी करोगे तो 10 नवंबर से स्विच कर सकते हैं, गेयर बदलना पड़ता है, एक मोड में नहीं चलना जाता है यहाँ पे। और सितंबर तक आपकी जीएस भी बहुत हो जाएगी, फिर आप एक्सक्लूसिव फोकस करो अपना प्रीलिम्स में। कोई ताकत ही नहीं जो प्रीलिम्स रोक दे, क्योंकि हमें 90 नंबर लाने किसी भी तरह, 100 नंबर। इस तरह से करेंगे तब एग्जाम आप रेडी हैं युद्ध लड़ने के लिए। हमेशा युद्ध में तभी जाया जाता है जब हमारे पास आर्सेनल सही, हमारी ट्रेनिंग राइट हो। ऐसे चल के कोई फायदा नहीं है सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं चल आज क्या हो रहा है उस पेपर में, और टाइम खराब करना। आपका टाइम भी तो जा रहा है ना, आपकी उम्र बढ़ रही है, पैसे भी तो, पेरेंट्स तो इंतजार कर रहे हैं ना, ये किसकी लगे मामला, फटाफट तो हो कुछ। तो ये सब है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट की बात कर रहे थे, और नॉर्थ ईस्टर्न, और एक किसी ने बोला था अंडमान एंड निकोबार, जिसे हम सुंडा लैंड का पार्टी बोलते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार में बहुत डाइवर्सिटी है आपकी। तो ये सब देखेंगे, हॉटस्पॉट अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपका बनता है इससे भी, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं आप, ठीक है, डिविजन जो फिजिकल डिवीजन, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट। तो ये सब हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पोल्यूशन का पार्ट हो गया। इसके बाद जो बड़ा जो है आपका टॉपिक आएगा वो आएगा क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है, जो मोटा मोटा टॉपिक्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, ये आप देखते हो। सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का होना, क्लाइमेट चेंज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये देखेंगे, इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक, क्लाइमेट चेंज को। आप देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है, कोल बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, फॉसिल फ्यूल ना कोल ही है, ठीक है। ये व्हीकल्स ईवी का आ रहा है जमाना, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने सुने हैं टर्म्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्यों जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी,
मोदी जी कह रहे हैं पीएम सूर्योदय योजना लेके आ भाई फटाफट, ठीक है, इस बार लाया पीएम सूर्योदय योजना, जहां पे 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री में, ये कोई बिल मिल सकती है अगर ऐसा काम करे हुए वो। 16 पीएम सूर्योदय योजना के तहत, ठीक है, अगर ऐसा काम करते हैं तो हमें वहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल सकती है, हमारा बिजली का खर्चा बचेगा 15 से 18 हजार। ये निर्मला सीतारमण कह रही है अभी पिछले महीने ही बोला कि कि 15 हजार, शांत रहो बस, 15 हजार से 16-18 हजार तक आप वो कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर आप सोलर से, आप खुद सोचो, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं 15 हजार एनुअली, मतलब महीने का अराउंड 1,500 का बिल आ ही रहा होगा आपका, 1,000 से 1,500, वो आप बचा सकते हो, ठीक है। ये आपका पीएम सूर्योदय योजना। लेकिन अब वो, हाँ, वो आपका जैसे वो करेगी एनटीपीसी, इसमें पीएसयूज के साथ कोलैबोरेट करेंगे, 60% लोन सरकार देगी उसको, 60% खर्चा सरकार उठाएगी, बाकी 40% पीएसयू अरेंज करेंगी, बैंक से लोन उठाएंगे वो, तब लगेगा ये। और पीएम सूर्योदय देखो मैं कैसे जोड़ूंगा इसमें पोल्यूशन का। अब पोल्यूशन दिल्ली में बहुत बड़ा इशू है, जो इसमें चैलेंज होगा, देखो एक साथ कैसे जोड़ सकते हो आप, कितनी सारी चीजें, ये सब न्यूज़पेपर का कमाल है। और इसमें हमने जोड़ देंगे रिन्यूएबल एनर्जी भी। ये किसका कंसेप्ट है पीएम सूर्योदय, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी पढ़नी है आपको, फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये सब भी पढ़ना है, वो रिन्यूएबल का पार्ट बनेगा। अब ये मैं सोलर लगा हुआ आपके घर के ऊपर, और वातावरण में खूब पोल्यूशन ही हो रखा है, धुंधी इतनी ज्यादा हो रखी, सूरज की किरणें पड़ेंगी नहीं भाई। सोलर पैनल का मतलब, ये सोलर सेल लगे हुए उसमें, फोटोवोल्टेइक सेल, उसका मतलब ही है वो सोलर लेगा ना एनर्जी, सनलाइट को टैप करेगा वो। जब सनलाइट ही नहीं है, प्रदूषण इतना है, स्मॉग इतनी है वातावरण में, तो ये तो सब ठन ठन गोपाल, बेकार है सब मामला। तो ये देखो पोल्यूशन का असर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्कीम के लिए। भाई स्कीम मोदी जी कितने गाले, पीएम सूर्योदय इतने फ्री देंगे, फ्री कब देगा भाई, जब तू, जब लाइट आएगी ना, पड़ेगी उस पर, जब लाइट ही नहीं पड़ रही, प्रदूषण इतना हो रखा है। तो प्रदूषण प्लस रिन्यूएबल एनर्जी कि कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले समय में सोलर के लिए। इसलिए स्टबल बर्निंग भी बहुत बड़ा कारण है, उससे हम इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी भी टैप नहीं कर पाएंगे। और आप देख रहे हो केजरीवाल कहता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले लो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले लो, बोलता है ना इतने यूनिट पर फ्री बिजली है, जो नॉर्मल बिजली है फॉसिल फ्यूल से आ रही, थर्मल पावर प्लांट से। लेकिन जब हम सोलर, पहले ये क्यों सक्सेसफुल होगी स्कीम, जब पहले से इतनी फ्री चल रहा है मामला। तो ये सब ऐसे चैलेंजेस होते हैं स्कीम्स के लिए। तो ये आपको करंट से पता चलेगा। ये आपने किसमें कुछ करा, क्लाइमेट चेंज के अवॉइड करने के लिए, फॉसिल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स कम जले, कम हो थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, हम इतनी भाषणबाजी सुन रहे हैं, एक आपने सुना होगा ये है पेरिस एग्रीमेंट, हर अखबार इसकी बात कर रहा है। क्लाइमेट की तो हम न्यूज पढ़ाते ही नहीं अखबार में, हमने मेरे को मना कर दिया कि हमने इतना लिख चुके हैं अखबार से कि हम, मतलब जो पुराने बच्चे हैं उनको कहते ही नहीं कि लिखो, क्यों लिखो भाई जब हम इतनी बार पढ़ चुके हैं वो। तो पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोला है कि हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्लोबल टेम्परेचर को राइज होने से रोकना है, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड को राइज होने से रोकना है, तो हमें उसमें कुछ स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, जैसे कि यही रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो, इसमें आपको ब्रीफ हिस्ट्री भी सुनाएंगे कि जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, सबसे पहले वेस्ट में आया था, उन्होंने इतना इंडस्ट्री चलाई, इतना थर्मल पावर प्लांट चलाई कि उन्होंने बहुत प्रदूषण कर दिया वातावरण में। तो हमारे वातावरण का भी एक बजट है, जैसे इस कमरे का बजट है ना हवा का, जैसे एक समय के बाद अगर हम यहाँ हवा छोड़ दें जहरीली, तो वो फैल जाएगी, और एक समय के बाद जब अगर उसे पैसेज नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए, तो वो हम सबको मार देगी, सफोकेशन हो जाएगी घुटन। तो इस कमरे की हवा की भी क्षमता है कि एक समय तक हम इसमें इतनी हवा जब हम बेयर कर सकते हैं, जब हम सब दरवाजे बंद कर दें। ऐसी वातावरण की भी बजट है उसका। अगर वो बजट से ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो उससे हमारा बहुत ज्यादा, बहुत, मतलब आप कह सकते हैं डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे दुनिया पर। क्यों, क्योंकि अब बजट छोड़, इतना हमने फॉसिल फ्यूल जलाया है डेवलप्ड वालों ने, इतना डेवलप करने में, सड़कें बनाने में, कि अब जो डेवलपिंग वाले हैं, डेवलपिंग नेशंस, वो हैं ग्लोबल साउथ वाले, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया। हम सब भी डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास ऊंची ऊंची इमारतें नहीं है, हमारे पास भी गाँव में लोग निवास कर रहे हैं, हमारे पास भी रूरल एरिया में काफी जनता निवास कर रही है। वेस्ट में क्या, पावर्टी बहुत ज्यादा है, हमारे पुअर लोग बहुत हैं, कम पढ़े लिखे हैं, रोजगार की बड़ी दिक्कत है, हम डेवलपिंग में आते हैं, बोलते हैं ना भाई मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत, विकसित भारत क्या है वो, 2047 तक विकसित भारत है डेवलप्ड, कल का पता नहीं विकसित भारत पहले, ठीक है, विकसित मतलब डेवलप्ड बनाना, वेस्ट के टक्कर का, 24 साल के अंदर में वो ये कर रहे हैं, 75 साल में तो हो नहीं पाया कुछ अभी तक, ठीक है, चलो वो अलग बात है।
तो हमारा वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो डेवलप करना है ना, हमें तो ये करने दो, थर्मल पावर प्लांट चलाने दो। लेकिन वो कोसते हैं किसे, डेवलप्ड वालों को, बोलते तुमने इतना डेवलप करके पहले से उसका बजट कम कर दिया, हम क्या छोड़े अपनी हवा हवा वातावरण ऊपर एटमॉस्फेयर में, तुमने बजट सारा एग्जॉस्ट कर दिया है, लेकिन हमारे पास बची नहीं जगह हम अपने वो करें। तो उनको लेक्चर करते हैं डेवलपिंग वाले डेवलप्ड को, और डेवलप वाले इनको कहते हैं कि तुम ही जिम्मेदार हो आज के वातावरण को बदलाव करने के लिए। ये कहते हैं हमारा तो हक है, हमें तो डेवलप बनना है, हमारा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें का है, हमारे पास बुर्ज खलीफा का है, हमारे पास ऐसे हाईवेज का है जहाँ गाड़ियां 200 किलोमीटर की स्पीड से दौड़े। तुमने तो सब कर लिया अपना हिसाब किताब। भाई यूएस में तो यही है ना, 200 जा रही है गाड़ियां, कहाँ आपको दिखता ही नहीं कोई गरीबी पे कोई ऐसे कोना सड़कें टूटी या गाँव फलाना, मतलब सब डेवलप्ड है मामला। हाई पर कैपिटा इनकम है, डेवलप में लोगों की खर्च करने की क्षमता बहुत है, इंडिया में तो अभी है ही नहीं ऐसी पर कैपिटा इनकम। तो ये सब फैक्टर्स में क्लाइमेट चेंज में दोषारोपण बहुत चल रहा है कि भाई तुम सब जिम्मेदार। तो सबने ना वो करा, सबने कहा चलो ठीक है, अब हम ना आप कस्में देते हैं, हम कस्में देते हैं कि हम ऐसा करेंगे। अच्छा कस्में देते हो ना, मैं ऐसे करूंगा, घर में अच्छे से रहेंगे सब, ठीक है, ओथ लेते हैं हम ये सब अच्छे से, फेरे में भी ओथ लेते हैं, अच्छे से रखेंगे, ठीक है। लेकिन होता तो है नहीं, रियलिटी में मार पिटाई चल रही है, गाली गलौज चल रही है, एक दूसरे को धक्का मुक्की, कलेश बहुत है, ऐसे यहाँ भी हो रहा है। उसे हम बोलते हैं आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इंडिया कहता है कि मैं ना रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक ना इतना परसेंट कर दूंगा मैं अपना पूरा ट्रांसपोर्ट को, मैं ना ऐसा करूंगा इतने ना पेड़ उगा दूंगा 2030 तक। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वातावरण से, तो पेड़ उगाना तो अच्छी बात है। 2.5 से 3 बिलियन हेक्टेयर के लैंड पे ना इतने पेड़ उगा दूंगा, ये हम कस्में दे रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। इंडिया कह रहा है मैं ना ऐसा करूंगा, अपने एमिशंस को ना 45% तक कम कर दूंगा, जो अभी हो रहे हैं। कस्में कस्में चल रही हैं सर। अब कस्में जब चल रही, तो कस्में चलते चलते हमने क्या करा कि हमने तो ऐसा टारगेट दिया, हमने कह दिया 2070 तक हम ऐसा करेंगे, वातावरण में कुछ छोड़ेंगे ही नहीं हम ज्यादा कार्बन एमिशन। हम क्या करेंगे, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे तुरंत। उसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म, वो मैं बता दूंगा। जितना कार्बन छूट रहा है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड तो हानिकारक है ना, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, ग्रीन हाउस गैस का ही खेल है सारा ये। वो कहते हैं इतना वातावरण में जा रही, फॉसिल फ्यूल से जा रही, जितना थर्मल पावर प्लांट से आ रही, मैं सब हम सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एक्स्ट्रा तो जाएगा ही नहीं 2070 तक। तो कस्में चल रही हैं, तो कस्मों में क्या होता है, समय समय पे आपके ये जो समिट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके यूएनएफसीसी के तहत। और ये क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इनके अंडर में समिट होते हैं। समिट मतलब सालगिरह मनाता है ये आया कब था, आपने सुना होगा, अर्थ समिट आया था, अर्थ समिट। अब मैं बताऊंगा क्लाइमेट चेंज की बातें कहां से, वो हिस्ट्री पे जाएंगे हम, कि सबसे पहला, अभी नहीं जा रहे, जब हम आएंगे क्लाइमेट चेंज पे। 1972 में आपने सुना होगा स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो वातावरण की। उससे पहले वातावरण पे इतनी जागरूकता नहीं थी, 1970 से पहले पहले सब यही चल रहा था, वेस्ट अपना खूब कर रहा था, इंडिया भी ऐसे ही घूम रहा था, कोई ऐसे कॉशियसनेस नहीं थी। 70 के बाद से बड़ा कॉशियसनेस हुई, फिर 72 में, 70 के बाद ना 72 में हुई कॉन्फ्रेंस, हमने तुरंत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाल दिया 72 में। फिर हमने 72 में आगे चले, इंदिरा गांधी ने लिया स्टेप, फिर राजीव गांधी के टाइम में हमने, वो 1980s, मतलब ये कांग्रेस का ही टेन्योर था, हमने क्या करा, हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 निकाला, ये वातावरण को सुरक्षित करने के लिए। फिर हमने अर्थ समिट करवाया, सालगिरह मनाई इसकी, मतलब अर्थ समिट हमने, बहुत बड़ा समिट था 1982 में। यहाँ सबसे पहले हमने कन्वेंशन निकाला, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन मतलब ये कुछ बताता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को लड़ना है, कैसे, किस तरह से। यहाँ 3 कन्वेंशन आए थे इस समिट में 1992 में। 3 कौन से थे, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और कौन सा था, यूएनसीसीसीडी, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये थे आपके 3 है महत्वपूर्ण यहाँ से। तो ये कन्वेंशन आ गए। अब इनकी सालगिरह मनी, जैसे आपके एलुमनाई मीट होती है ना, कॉलेज में होती होगी, या कल्चरल फेस्ट हो रहा, सालगिरह मनाते हो, सब छोड़ो, शादी की सालगिरह, बर्थडे की सालगिरह, दोस्ती की सालगिरह, तो ये भी सालगिरह होने लग गए। उस सालगिरह को बोलते थे कोप। कोप को पढ़ते हो आप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, हम उसमें पढ़ते थे कोप। तो अब हमने मनाई, ये हमारा जो आई थी 21वीं कोप थी हमारी, ये पेरिस वाली। किसकी कोप थी वो, किसकी सालगिरह मनाई हमने, यूएनएससीसी की 21वीं सालगिरह मनाई, कोप, 2015 में, ठीक है। 2015 में हमने सालगिरह मनाई कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21st।
और अब 2015 बनाई थी तो हम कितनी बना ली हमने आज आज की तारीख में? हाँ, आज हमने 27वीं हमारी हुई थी ग्लासगो में, 28वीं हुई थी शर्म एल शेख में, 27वीं शर्म एल शेख में, और 28वीं अभी करी हमने कहाँ पे, दुबई में। तो हमने इसमें ना हम क्या करते हैं, हम फिर से वचन देते हैं, ऐसा करेंगे, हम कोल को कम कर देंगे, कोल को ना हम छोड़ ही देते हैं, कोल फेज आउट करेंगे, हम ऐसा करेंगे मिथेन, सब बता दिया। वो एनडीसी बोला तो अभी सब भजन वो फिर वहां लिखवाएंगे ना अभी, वो सब छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता। तो फर्जी न्यूज लाते हो तुम। वो हाँ होगी तो देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। ऐसे बीच में नहीं बोलते ना, जब टॉपिक अभी हम आपको ब्रीफ बता रहे हैं ऐसे ऐसे तो होगा ना डिटेल में, हाँ तब बताएंगे उसमें। अभी तो आपको ब्रीफ बता रहे, वो अभी से थोड़ी बताने लग जाएंगे हम। लैक ऑफ मेच्योरिटी दिखाता है ये, ठीक है ना। हाँ, अब देखा इसने ब्रेक कर दिया मामला। तो मैं ये कह रहा था, तभी मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे साथ का भी लड़का, ये बहुत डिसेंट लड़का है, ये वाला जेंटलमैन इसकी है, ये पीछे से बैठा है, ठीक है ये। हाँ, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये क्या करता है समय पे बातचीत करेगा और वो, लेकिन बहुत डिसेंसी से क्लास में रहता है ये। और ये लड़का है पीछे जो बैठता है, वो जो मैं रेगुलर जो स्टूडेंट है वो लड़का है। इनसे थोड़ा देखो ना, इनकी पर्सनालिटी अच्छी, भले पढ़े ना पढ़े वो अलग होता है। देखो हर समय पढ़ाई की बात भी नहीं होती, एक होती है पर्सनालिटी, वही चलती है लंबे समय तक, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव ग्रेव तक, पालने से लेकर और मौत के कबर तक। आने पर्सनालिटी के लिए याद रखा जाता है। पढ़ाई लिखा आईएएस को भी लोग गाली बकते हैं भाई, ठीक है ना, अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर बहुत डेडिकेटेड, हर को आके रिस्पेक्टफुली आइए दादा, ये आप देखते हो ना, वो हैंडीकैप आते हैं, उसने मेज से बैठा लिया था प्रकाश राज पुरोहित ने। अभी आप सुनना, जैसलमेर के या जोधपुर के डीएम जो है, पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं लोग, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी कहीं भी बोल दिया, आपको समय पे बोला जाता है, ठीक है, आपको अच्छे से प्रेजेंटेबल मैनर में बात की जाती है। तो उससे क्या होता है, म्यूचुअल ट्यूनिंग भी रहती है, ये नहीं कोई बुरा मान जाता है, लेकिन आपको अच्छे से बात रिस्पेक्टफुली, पर्सनालिटी झलकती है उससे आपकी। कुछ भी बोल दिया क्लास में कहीं भी, जब मौका लगेगा तभी बात होगी ना। अभी आपसे सुनो बस, क्योंकि और ही बच्चे बैठे हैं, आपने सुना है तो अच्छी बात है, चुप रहो। जब पता है कि अभी तो डेल होंगे, अभी तो आपको बता रहे हैं ऐसे तो सुनेंगे, जिससे आपको कंफर्ट रहे एक सब्जेक्ट में। मैं तो कहता आवे लिखो भाई, व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज द फॉर्म, ऐसे थोड़ी होता है ना। पहले ब्रीफ बताया जाएगा, अप्रोच बताई जाएगी, जिससे बच्चे को पता चले अच्छा ये मेरे है, कल से मेरे एनवायरमेंट की अब क्लास शुरू होगी तो मैं ये पढ़ा जाएगा, ये क्या एनवायरमेंट का बता रहे हैं तो हम यही है हमारा ढांचा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बात होगी। तब आप फिर एग्जाम के लिए नहीं, यार आपसे मजे के लिए आपने पापा ने पैसे जमा कर दिए, आप बस घूम रहे हैं, आप ना फिर चले जाओ घर में, फिर खेलोगे थोड़ा सा यूट्यूब इंस्टाग्राम नेटफ्लिक्स, बस खत्म। सो गए पढ़ के, फिर सुबह उठे गए, नहाए धोए, फिर मुंह धोया, फिर चल दिए अपने गलियों में इधर से उधर, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए लाइफ, हमेशा हमें ट्राई करते रहना चाहिए। मैं एक जगह पढ़ा रहा हूँ अभी, बहुत अच्छी, वो गवर्नमेंट के साथ अटैच हुआ उसमें, उसमें बाइलिंगुअल है, और मैं तो इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ थ्रू आउट, लेकिन मेरे को उन्होंने दी, जिम्मे वो काफी सीनियर है उसमें, उन्होंने मुझे उन्होंने दी, अपॉर्चुनिटी दी। तो मुझे बाइलिंगुअल में बड़ा वो करना पड़ता है, बड़ा पूरा ट्रांसलेशन भी, ये वो फलाना। अब अंग्रेजी में तो मैं ऐसे ही बोल दूँ जाके, यही बाइलिंगुअल मुझे बताना पड़ेगा, कितनी दिक्कत होगी। यहाँ तो इंग्लिश है तो मैं, मुझे फ्लुएंसी रहती है। ऑब्वियसली बात है, नहीं है मेरा हिंदी में इतना, तो मुझे बड़ा एफर्ट मारना होगा। क्लास होती है 2 घंटे, और ऐसी होती है कि टाइमर लगा रहता है, जब वो टाइमर छूटेगा तभी मुझे छोड़ना पड़ता है, और एग्जैक्ट टाइमर स्टार्ट होगा और 6 पे हो जाना चाहिए, बड़ी तगड़ी अकाउंटेबिलिटी है। और जैसे 8 बजे मैं छोड़ने, मैं वो नहीं बोल सकता, वो 5 मिनट पहले भी नहीं, हाँ ठीक है, जब मुझे सिग्नल मिलेगा तभी बोलता हूँ मैं कि हाँ टुडे इज द लास्ट, इस तरह से। तो ये बड़ा वो है, आप समझ रहे हैं। तो ये है वो, ये मैं ये बताना चाह रहा, बड़े मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हर किसी को हर फील्ड में करना पड़ता है इवॉल्व करने के लिए। जैसे आपको मेहनत है, आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो रही है, मैं कुछ सिखा रहा, बच्चे सीख रहे हैं, या नहीं भी सीख रहे हैं तो बाहर जाके देख रहे हैं, यार वो सही कहता है, ऐसा होता है लाइफ में, रियल लाइफ में बताता रहता हूँ, ऐसा होता रहेगा आपके साथ, तभी हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। एक समय तक हमें सब माफ है, कोई कुछ कहता है ठीक है, लेकिन अगर वही 6-6 महीने चलती रहे हरकत, या 4-4 महीने चलते रहे, तब माफ नहीं होती वो। 1 महीने 2 महीने हमने कहा चल ठीक है यार, अभी वो है, बच्चा है, कोई नहीं, आदमी वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये सब, ये एग्जाम ही तैयारी का है भाई, इसमें पर्सनैलिटी एक साल में नहीं बनती, एक समय में नहीं। वो बच्चा आया था इंटरव्यू वाला, मुझसे बोला सर मुझे आपसे मिलना है, अब उसकी जो पर्सनैलिटी, बड़ा सीधा बोला सर, मेरी तो अब मुझे पता है उसकी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकती, वो अभी दिसंबर में तो मिल के गया, इसका इंटरव्यू अभी फरवरी मार्च में, तो 2 महीने में कर देगा, वो तो वही रहेगा ना जो है जैसा उसको। अब अपने उस पर करना है, क्या बोलेगा, इन सब पे काम करना है। जैसे उसकी पर्सनैलिटी, वो नहीं बदल सकता कोई, भले अब अगले साल जाए इंटरव्यू देने, अगर इस साल ना हो तब जाके कुछ 1 साल में कुछ करेगा वो अपने पे काम। तो ये तैयारी बड़ी मल्टी डायमेंशनल है, इसमें पढ़ाई भी है, इसमें
10 चीजें भी आपको ऐसे लिखना पड़ता है, आपने रियल लाइफ लिखते हैं ऐसे के एग्जाम्पल, वहां आपके 250 नंबर दे रखे यूपीएससी में, तो आपकी ओरिजिनलिटी पे टेस्ट करता है, क्योंकि यूपीएससी आपकी पर्सनैलिटी आपके लेखन क्रिया से चेक करता है। उन्होंने आपको जानते नहीं हो, वो आपके रोल नंबर भी नहीं है वहां पे, मतलब रोल नंबर लिखा है तो नाम नाम कुछ नहीं, किस जात है इसकी, क्या इसका वो है, वो तो सिर्फ आपके पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़ के आपको पता चलता है, वो पढ़ता है अच्छा इसका ये स्टैंड है। आपको ये सब चीजें समझनी है, ठीक है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट मैंने कहा सालगिरह मनाने, 21वीं सालगिरह मनाने, ये बहुत बड़ा जंक्शन था, यह एक पॉइंट था जहाँ पे हमने काफी चीजें हमें मिली वातावरण से संबंधित या क्लाइमेट चेंज पर। फिर हमने इसके समय समय पर अगले करे, फिर हमने दुबई गए, यूके गए, ग्लासगो में 26वां करा हमने वहां पे, 26वीं सालगिरह, 27वीं सालगिरह शर्म एल शेख की, 28वीं सालगिरह दुबई में हुई अभी। ये हर साल होती है, तो हर साल ये बोल बच्चन करते हैं, और वही बोल बच्चन हमें बताना है। और इसके हमें जिस साल आप जा रहे हैं एग्जाम को, उसके 3 कॉप आनी चाहिए, या 25 में जा रहे हैं तो आपको 25 वाली तो पढ़ोगी जब आएगी, 24 वाली भी होगी वो पता करेंगे, लेकिन 23 वाली हम कराएंगे आपको, दुबई वाली, और पीछे भी करा देंगे इजिप्ट वाली। बातें सब में एक है, कुछ नहीं आता होगा वही लिख दोगे कि हाँ 26 में ईस्वी से बात की, कोई नहीं कुछ कहेगा, पर नाम होना चाहिए कि इन 2030 कोप दिस वॉज डिस्कस, वही डिस्कस होगा जो पिछली वाली में हो रहा है। सालगिरह में क्या होता है, इवॉल्व करते हो ना, उससे ऊपर ही जाते हो, ये थोड़ी सालगिरह हुई तो पीछे का सब भूल गए, नया करेंगे हम कुछ, ऐसा नहीं होता। तो ये क्लाइमेट चेंज से इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे कन्वेंशन। ऐसी सीबीडी के होते हैं, यूएन सीबीडी से हम बोलते हैं कोप 2 सीबीडी, इतना नंबर है, उनके ही 15-16 ही हुई है, इसी की हर साल होती रही है, एक दो गैप हुए तो इसलिए 30 तक पहुंच गई इसी साल। ऐसी सीसीडी रेटिफिकेशन की देखेंगे, ठीक है। ऐसी तो ये आपके रहेंगे कन्वेंशनल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज पे भी बातें करेंगे, फिर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट साइक्लोन, ये सब बातें हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक देखते हैं, मेरा बाकी नेक्स्ट में देखेंगे।